बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि शहर कायद में बिजली की बंदिश का सिलसिला जोर पकड़ने लगा। बेशतर इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 7 से 10 घंटे तक जा पहुंचा। केवाड़ी, गुलशन सिकंदर, मंगूपीर, सरजानी टाउन के मकीन बिजली की अदम फराहमी से परेशान हो गए। तफसीलात जानेंगे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम। आज बिल्कुल कराची में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि कराची में कहीं पे भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। अगर कहीं पे तकनीकी फॉल्ट आता है या फिर केबल फॉल्ट आता है तो उसको लोड शेडिंग से तशबीह ना दी जाए। के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ ये भी है कि वो इलाके जहाँ पर बिजली चोरी की जाती है वहाँ पर उन इलाकों की सूरत हाल देख के जो है वो लोड मैनेजमेंट की जाती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ किमाड़ी के इलाके में। यहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग की वजह से जो इलाका मकीन है वो शदीद परेशान है। इलाका मकीन से जानते हैं कि यहाँ पर कितने घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। बताइएगा कितने घंटे की यहाँ पर लोड शेडिंग की जा रही है, एलानी लोड शेडिंग है या गैर एलानी लोड शेडिंग है, और कितनी परेशानी है? यहाँ तकरीबन 10 साढ़े 10 घंटे लोड शेडिंग है। और यहाँ कोई जो है ना MPA ना MNA कोई जो है ना यहाँ पे लावारिस है। और यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा परेशानी है और लोग घर में बीमार होते हैं, ख़वातीन बच्चे हजरात जितने भी है बहुत ज़्यादा परेशानी है। बराए मेहरबानी इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाए कि लोड शेडिंग कम से कम किया जाए। बाहर इलाकों में जाए 3 से या 4 घंटे लोड शेडिंग होती है, यहाँ पे तकरीबन 10:30 11 घंटे, पहले 8:30 9 घंटे होती थी, अभी 10:30 11 घंटे तक पहुँच गई है। लेकिन यहाँ कोई टाइम टेबल नहीं है, किसी टाइम भी है, 10 बजे भी जाए, 8 बजे भी जाए, 5 बजे भी जाए, कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। लेकिन बराए मेहरबानी इसके ऊपर तवज्जो दी जाए। ये थे इलाका मकीन जिनका कहना है कि यहाँ पर मजमूई तौर पर जो बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है वो तकरीबन 10:30 से 11 घंटे की है। लेकिन बिजली जाने का जो है वो टाइम मुकर्रर नहीं है, किसी भी वक्त जो है वो बिजली चली जाती है, जिसकी वजह से जो इलाका मकीन है बिलखुसूस घर में जो ख़वातीन होती हैं, बच्चे होते हैं, उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। पानी की किल्लत हो जाती है। पानी की किल्लत समेत बेशतर मसाइल जो है उससे जो है वो नबरदाज इलाके में जो बिजली की लोड शेडिंग के मसाइल हैं उनको हंगामी बुनियाद पर हल किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। जी, अब आपको बताएं कि सिंध के मुख्तलिफ अजला में पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया है। कैंटी स्टेशन पर लगाए गए कैंप में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। मुहिम में 5 साल से कम उम्र के 30,64,750 बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। तफसीलात बताएंगी राबिल अशरफ। सिंध के मुख्तलिफ अजला में आज से पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया है, जो कि 7 से 13 अगस्त तक ये मुहिम जो है वो जारी रहेगी। और इस बार का जो हदफ मुकर्रर किया गया है वो 30,64,750 बच्चों को जो है पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इसी तरह जो है पोलियो कैंपेन जो है इस कैंट स्टेशन पर भी स्टार्ट कर दी गई है। यहाँ से जो अंदरूनी सिंध जाने वाले और आने वाले बच्चे हैं उनको जो है पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाए जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के सुपरवाइज़र मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। भाई मुझे ये बताएँ कि इस बार का जो हदफ है आप लोगों ने कितना मुकर्रर किया है और वैसे आम दिनों में कितना हो जाता है? टोटल जो है ना इस मरतबा हमें 30,54,750 बच्चों को पे वैक्सीनेशन करने को कहा गया है और इंशाल्लाह हम पूरी टोटल इस हदफ को पूरा करेंगे। इसके अलावा हमारे पास 14,000 पोलियो मेम्बरान जो है टीमें वो घर घर जाके बच्चों को वैक्सीनेशन करेंगे। और कैंट स्टेशन पे टोटली जो है हमारे पास 15 टीमें मॉर्निंग में और 15 टीमें इवनिंग शिफ्ट में होती हैं। इसी तरह 5 टीमें नाइट A, 5 टीमें नाइट B, 40 मेम्बरान और 3 सुपरवाइज़र। मुझे ये बताइए कि आज सुबह से जो है कितने बच्चों को पोलियो के पिलाए गए हैं कतरे या नहीं पिलाए गए? पिलाए गए हैं क्योंकि ट्रेनें लेट थी, मुसाफिर जो काफ़ी लोग बैठे हुए थे, तकरीबन 200-250 बच्चों को हमने वैक्सीनेट किया है। अभी भी पब्लिक आ रही है और उन्हें वैक्सीनेशन करेंगे हम इंशाल्लाह। और हमारे पास टोटल जो 1000 बच्चे डेली बेसिस पे पोलियो वैक्सीनेशन पी के जाते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ सुपरवाइज़र मौजूद है, उनका यही कहना है कि अभी भी जो है सुबह से अब तक 200 बच्चों को जो है पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाए गए हैं। साथ साथ उनका यही हदफ है कि इस बार जो है 30,64,750 वाला जो हदफ है वो उसको मुकम्मल कर लिया जाए। साथ साथ 14,000 जो है फ्रंटलाइन वर्कर्स अपने फ़राइज़ इस मुहिम के दौरान सर अंजाम देंगे। जी, अल्ताफ़ अली बरेलवी रोड हसरत मोहानी कॉलोनी के मकाम पर बरसों से टूट फूट का शिकार है। यूनिवर्सिटी रोड को मंगूपीर से मिलाने वाली सड़क तबाही के दहाने पर पहुंच गई। खस्ता हाल सड़क से गुजरना शहरियों के लिए मुहाल बन गया है। तफसीलात बताएंगे रिजवान अहमद जो वहां पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, अल्ताफ़ अली बरेलवी रोड से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। हसरत मोहानी कॉलोनी जो है उसके मकाम पे हम मौजूद हैं और मेरे बाएं जानिब जो है पाक कॉलोनी मौजूद है जो कि कराची की मार्बल की
बड़ी इंडस्ट्री भी कहलाती है। और इस वक्त मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि इस अल्ताफ़ अली बरेलवी रोड जो कि यूनिवर्सिटी रोड को मंगो पीर रोड से मिलाने का अहम तरीन ज़रिया है, सनती लिहाज से भी और शहरी लिहाज से भी। इसका ये मकाम जो है बरसों से बदतरीन टूट फूट का शिकार है। इसका ये रोड, ये ट्रैक जो कि मंगो पीर रोड से आगे की तरफ रवाना होता है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में दाखिल होता है। मेरे कैमरामैन जहांगीर खान आपको दिखाएंगे कि ये वो ऊंचे नीचे टेलेनुमा सड़क का ट्रैक है जो कि बरसों से इसी सूरत हाल में है। वक्ती तौर पर इसकी रिपेयरिंग ज़रूर देखने में आती है, लेकिन फिर यही सूरत हाल हो जाती है। वजह ये बताई जाती है कि सब सॉइल वाटर की यहाँ से जो है औरंगी नाला गुजरता है, उस नाले से सब सॉइल वाटर की 160 से ज़ायद जो है वो लाइनें इसके ज़ेरी हिस्से से जा रही हैं मुख्तलिफ साइट एरिया के सनती यूनिट्स को, और उनकी बार बार की लीकेजेस की वजह से जो है ये टुकड़ा जो है बरसा बरस से तबाहाली से दो चार है। क्या क्या मसाइल इसकी वजह से जन्म लेते हैं, एक शहरी है उनसे जानते हैं क्या मसाइल होते हैं इस टूट फूट की वजह से। टूट फूट की वजह ये है कि भाई ये पानी भरा होता है तो रोड चलता है यहाँ पे, तो लाजमी है कि ये वो खड्डे होंगे। अब रोड तो ये बताएं, ये सनती इलाका यहाँ इसके साथ लगता है, और जब सनतों में लोगों की आमदोरफ्त होती है, दफ्तरी औकातकार होते हैं, उस वक्त क्या सूरत हाल होती है? उस वक्त सूरत हाल ये होती है, ट्रैफिक बहुत जाम होता है। ये ट्रैफिक इधर से भी जाता है, जब इधर से जाएगा तो लाजमी लोड पड़ेगा तो फटेगी। अच्छा, ये सड़क कितनी बार आपने बनती हुई देखी? मेरे को यहाँ 31 साल हो गए भाई, 30 साल यहाँ पे, तो मैंने कभी सड़क सही मायने बनते भी नहीं देखी। अच्छा, ये मुझे बताइए कि मसले का हल कैसे निकाला जा सकता है, क्या किया जाए? जब ये मसले का हल गवर्नमेंट ही निकालेगी, हम क्या निकालेंगे। अब वो हमारे लिए बेहतर चाहेंगे तो अच्छा है भाई, हम क्या कह सकते हैं। बिल्कुल, हुक्मरानों की जानिब देखा जा रहा है, अवाम की जानिब से बरसों पुराना देरीना मसला है जिसको फौरी तौर पर मौसर हिकमत अमली के तहत हल करने की बात की जा रही है। जी, सिंध लोकल गवर्नमेंट के ज़ेर इंतज़ाम गुलिस्तान जौहर के रहायशियों के लिए मेगा मंसूबे तामीर किए जा रहे हैं। गुलशन चौरंगी पर फ्लाईओवर के बाद अंडरपास का तामीराती काम जारी है। तफसीलात जानेंगे आदिया नाज से। बिल्कुल, सिंध लोकल गवर्नमेंट के तहत मेगा प्रोजेक्ट जो है गुलिस्तान जौहर में तामीर किया गया, जिसके तहत पहले फ्लाईओवर की तामीर की गई जिसकी लंबाई 550 मीटर जबकि इसकी चौड़ाई 19.2 मीटर बताई जाती है। इसके बाद तकरीबन रिकॉर्ड मुद्दत में यानी कि 5 माह की मुद्दत में फ्लाईओवर को कंप्लीट किया गया। अंडरपास का तामीराती काम जो है वो जारी है। मंसूबे के तहत अगर बात करें तो इस मंसूबे पर तकरीबन 2 अरब 10 करोड़ रुपए की लागत आई है। 85 करोड़ रुपए की लागत से जो है फ्लाईओवर तामीर किया गया है, बाकी मानदा रकम से अंडरपास तामीर किया जा रहा है। पहले हम बात करेंगे यहाँ के रिहायशियों से, उसके बाद आपको इस मंसूबे से मुतालिक मजीद बताएंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये जो मंसूबा बनाया जा रहा है, इससे पहले आपको फ्लाईओवर बना के दिया गया, अब अंडरपास का तामीराती काम है, ये बताइएगा ये गुलिस्तान जौहर के रिहायशियों के लिए कितना अच्छा है? ये गुलिस्तान जौहर के लिए या जो ट्रैफिक यहाँ पे चलती है सबके लिए बेहतर है, अच्छा है, लेकिन इसमें इन्होंने टाइम ज़्यादा ले लिया है इसको कंप्लीट करने में। और दूसरी बात ये है कि बाज़ औक़ात जो है ना ट्रैफिक जाम हो जाता है, और ये यहाँ पे तो इन्होंने मामला क्लियर कर दिया है गुलिस्तान अपना जौहर चौरंगी पर, लेकिन आगे जाके जो है ना मुनव्वर चौरंगी पे अब ट्रैफिक फंस रहा है, तो उसके लिए कोई इक़दाम नहीं किए या कोई मुतबादल करें कोई ट्रैफिक का निज़ाम, इस तरह होना चाहिए ताकि ट्रैफिक रुके ना, रश ना हो। बहुत शुक्रिया आपका। ये जो मंसूबा है ये बेसिकली गुलिस्तान जौहर के रिहायशियों के लिए बनाया इसीलिए गया था कि जौहर चौरंगी पर जो है ट्रैफिक अमूमन जाम रहता था। अब जो कि फ्लाईओवर के हवाले से अगर बात करें तो ये रोड जिस पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये समामा से मेरे बैक पर आप देख सकते हैं ये जा रहा है कामरान चौरंगी की तरफ, और समामा से कामरान चौरंगी की तरफ जाने वाला ये जो अंडरपास है इसकी कुल लंबाई जो है तकरीबन 1 किलोमीटर बताई जा रही है, जबकि इसकी चौड़ाई जो है वो 20 मीटर से ऊपर है। अंडरपास के हवाले से सिंध गवर्नमेंट का ये बताना है कि अक्टूबर में इसका बाकायदा इफ्तिताह कर दिया जाएगा। तकरीबन इसका जो है वो 70% से ज़ायद काम मुकम्मल कर लिया गया है, और अक्टूबर तक तमाम काम मुकम्मल करने के बाद इसको आवाम की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। इस मंसूबे को बनाने का मकसद जो है गुलिस्तान जौहर के आवाम के लिए जो ट्रैफिक की रवानी थी उसको ठीक करना है। आवाम मुतालबा कर रहे हैं कि इससे आगे जो मुनव्वर चौरंगी है वहाँ पर ट्रैफिक जाम होता है, तो सिंध गवर्नमेंट जो है उस जानिब भी तवज्जो दे और उस तरफ भी इसी टाइप का कोई बड़ा मंसूबा होना चाहिए। जी, अब आपको बताएं कि नवाबशाह के करीब हज़ारा एक्सप्रेस को हादसे के बाद ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर। ग्रीन लाइन ट्रेन 17 घंटे की ताख़ीर के बाद कैंटी स्टेशन पहुंची, जबकि सुबह 7:30 बजे जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस रवाना ना हो सकी। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद हमाद से जो एक मुसाफिर फैमिली के हमरा मौजूद हैं। जी हमाद।
जी नवाबशाह के करीब हज़ारा एक्सप्रेस को हादसे के बाद जो है ट्रेनों की आमद और रफ्त का जो शेड्यूल है वो काफ़ी मुतासिर हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची कैंट स्टेशन पर और जो है 17 घंटे की ताख़ीर के बाद जो है वो ग्रीन लाइन यहाँ पर पहुँची है ट्रेन। लेकिन ग्रीन लाइन में जो मुसाफिर थे वो जो है इस ट्रेन से उतर कर अपनी मंजिल की जानिब जो है वो ख़ुद रवां दवा हो गए हैं। इस ट्रेन में जो है कोई मुसाफिर हमें जो है यहाँ पर कैंट स्टेशन पर उतरते हुए नहीं दिखा। अभी जो है हज़ारा एक्सप्रेस जो कि 2 बजे जिसका बताया जा रहा है वो यहाँ से जाएगी, लेकिन सुबह 7:30 बजे चलनी थी। तो 7:30 बजे से पहले जो यहाँ पर मुसाफिर आए हुए हैं अपनी मंजिल की जानिब जाने के लिए, उनसे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, इनसे पूछते हैं कहाँ जाएंगे और इनसे मालूम करते हैं। आप मौजूद हैं, ट्रेन का वेट कर रहे हैं हज़ारा एक्सप्रेस का, कहाँ पर आपको जो है जाना था जो अब तक नहीं जा सके? हम लोग रावलपिंडी जा रहे हैं, सुबह 7 बजे से आके यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, अभी तक ट्रेन का कोई पता नहीं है। वहाँ से पता किया तो उन लोगों ने कहा है कि 2 बजे तक आएगी। हमारे साथ जो है कुछ और खातून भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, उनके साथ बच्चे भी हैं जो कि काफ़ी परेशान हमें दिखाई दे रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं। बाजी आप मुझे बताइएगा कब से यहाँ पर बैठी हुई हैं? इंतज़ामिया की जानिब से कोई खाने पीने का इंतज़ाम उन्होंने ख़ुद से कोई दिया है या अपनी मदद आपके तहत आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं? सुबह से पानी का इंतज़ाम किस तरीके से यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, कब से बैठे हुए हैं? जी हम लोग 7 बजे के यहाँ आए हैं। हम लोग सुबह 5 बजे उठे हैं, जल्दी में नाश्ता भी नहीं किया क्योंकि 7:30 बजे की टाइमिंग थी। लेकिन ये कि देख रहे हैं अभी तक, और आप खाने पीने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है, तो खाना पीना तो दूर की बात है। और किसी से पूछो कोई मतलब पूछने वाला नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। बच्चा मेरा भूखा है, जो भी है, जो हमने सोचा था कि नहीं भाई चलो आराम से बैठ के करेंगे, कोई बात। देखिए रेलवे हुक्काम की जानिब से 2 बजे का टाइम दिया गया है कि हज़ारा एक्सप्रेस यहाँ से जो है वो 2 बजे रवाना की जाएगी, लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। 2 बजे के बाद भी जो है ट्रेन डिले हो सकती है। यहाँ रेलवे हुक्काम का ये कहना है कि अब तक गुज़िश्ता रात से लेकर अब तक जो है 5 ट्रेनें जो है यहाँ से रवाना की गई हैं। एक जो ट्रैक है डाउन ट्रैक जो है उसको बहाल किया गया है, जबकि अब ट्रैक जो है अभी भी बंद है। डाउन ट्रैक जो सिंगल ट्रैक है उसी पर जो है ट्रेनें चलाई जा रही हैं। जी अब आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने 20 ग्रेड की ऑफिसर डॉक्टर शीरीन मुस्तफ़ा नारेजो को 21 ग्रेड में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के ओहदे पर तरक्की दे दी है। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तफसीलात जानेंगे, आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद बताएगा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया? जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने 20 ग्रेड के ऑफिसर डॉक्टर शीरीन मुस्तफ़ा नारेजो को 21 ग्रेड में तरक्की दे दी है। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 1 जिसका सरबराह वज़ीर आज़म सैयद मुराद अली शाह खुद हैं, उनकी मंजूरी के बाद महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने इनकी अगले ग्रेड में तरक्की का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब डॉक्टर शीरीन मुस्तफ़ा नारेजो 21 ग्रेड में तरक्की हासिल करने के बाद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के का ओहदा हासिल कर चुकी हैं। इस वक्त जो है डॉक्टर शीरीन मुस्तफ़ा नारेजो सेक्रेटरी बराए महकमा समाजी बहबूद में सेक्रेटरी के ओहदे पर विराजमान है। इसके अलावा MD स्टेटा का इजाफी चार्ज भी इनके सुपर्द है। अभी 21 ग्रेड में तरक्की पाने के बाद में सरकार की जानब से कोई और जिम्मेदारी दे दी जाएगी, लेकिन इस वक्त जो है डॉक्टर शीरीन मुस्तफ़ा नारेजो को 20 से 21 ग्रेड में तरक्की देकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी आज़ाद, महकमा स्कूल तालीम सिंध में पाबंदी के बावजूद किए गए तबादले मनसूख कर दिए हैं, क्या वजह बनी, क्यों मनसूख किए गए? जी बिल्कुल, सिंध सरकार की जानब से महकमा स्कूल तालीम में खाली असाजा की असामियों पर नई भर्तियों के दौरान जो है नए तकरार तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी थी, लेकिन महकमा स्कूल तालीम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर खैरपुर जो है उनकी जानब से जो है बाज़ाब्ता तौर पर मिनिस्टर के अहकाम या महकमा स्कूल तालीम की पॉलिसी को नज़रअंदाज करके महकमा स्कूल तालीम में प्राइमरी स्कूल टीचर और जूनियर स्कूल टीचर के तकरार तबादले कर दिए गए, जिसका महकमा स्कूल तालीम ने सख्ती से नोटिस दिया है और इन तकरार तबादलों को STR पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करार देकर इनको जो है मनसूख कर दिया है। इनमें मुख्तलिफ असाज़ा हैं जो प्राइमरी स्कूल टीचर और जूनियर स्कूल टीचर हैं जिनके नोटिफिकेशन को मनसूख किया गया है। असाज़ा में अजरा मोहम्मद, सीमा नाज, अजीज़ रहमान, साहिबा सोबदार और नाजिया नाज शामिल हैं। इनको डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर खैरपुर अली अहमद राजपुर की जानब से जो है इनके तकरार तबादले कर दिए थे, लेकिन महकमा स्कूल तालीम के सेक्शन अफसर की जानब से बाज़ाब्ता तौर पर इनके जो है तकरार तबादलों को मनसूख कर दिया गया है। और सेक्रेटरी स्कूल तालीम की जानब से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर सेकेंडरी एलिमेंट्री अली अहमद राजपुर से आज जो है शुकाज नोटिस का जवाब भी तलब कर रखा है। जी ठीक है, सख्ती से नोटिस लिया गया है। आज़ाद नोडियो हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने यंग चिल्ड्रन न्यूट्रिशन बिल 2023 पर एतराज़ उठा दिया।
गवर्नर सिंध ने बिल सिंध हुकूमत को नजरसानी के लिए इरसाल कर दिया। गवर्नर सिंध के मुताबिक आइन के आर्टिकल 142 के तहत इस मामले पर कानून साजी वफाकी हुकूमत का इख्तियार है। तफसीलात जानेंगे आजिज जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज, बताए गए इस हवाले से। जी, सिंध असेंबली ने एक कानून मंजूर किया था, एक हुकूमत की ये खुसूसी तौर पे बच्चों के माओं का दूध पिलाने के हवाले से ये कानून था, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड ब्रेस्ट और कानूनी तरीके कार है वो गवर्नर वजह रहता है। गवर्नर सिंह को एक आज गवर्नर एतराज लगाकर ये बिल वापस दिया और गवर्नर सिंह ने सोचा है कि फेडरल गवर्नमेंट का कानून है, इस पर कोई सूबाई कानून नहीं है। बिल में दोबारा कोई तरमीम की जाए, इसको सूबाई सतह पे नाफिज किया जाए या फिर इसके जो शिकें एतराज लायक हैं उनको दूर किया जाए। ठीक है, ये बिल वफाकी कवानीन से भी मुतसादिम है, गवर्नर सिंध का ऐसा कहना है। आजिज जमाली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। शहर के मौसम की बात करें तो कराची का मौसम खुशगवार है, हल्की हल्की फवार का सिलसिला जारी है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। मौसम का मजीद अहवाल जानेंगे इकरा अवान से। शहर कायद का मौसम सुहाना हो गया है, घने बादल छा गए हैं, ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी शहर कायद के बेशतर इलाकों में हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। ठंडी हवाओं से जहां मौसम खुशगवार हुआ है, वहीं चुरिंद परिंद जो है वो भी खासे चहचहाने लग गए हैं। अगर बात की जाए शहर कायद के इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत की, तो इस वक्त शहर कायद का मौजूदा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 74% है, जबकि मगरिबी सिंध से 30 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाओं का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहर कायद का मौसम खुशगवार हो चुका है। गर्मी का जोर टूट चुका है, हब्स की कैफियत अब महसूस नहीं की जा रही। शहरियों का यही कहना है कि मौसम खुशगवार हो गया है और इस खुशगवार मौसम को चुरिंद परिंद समेत शहरी भी इंजॉय कर रहे हैं। जी, सिंध हाई कोर्ट में 7 साल से लापता शहरी की बाजियाबी की दरख्वास्त की समाअत हुई। गुमशुदा शहरी की वालिदा बेटे की अदम बाजियाबी पर गम से निढाल हो गईं। कमरा अदालत में चीखो पुकार पर लेडी पुलिस अफसर ने सहारा दिया। अदालत का तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट पर इजहार नाराज़ी, SSP CTD और DIG को तलब कर लिया। तफसीलात जानेंगे बिलाल अहमद से। 7 साल से लापता समीर अफरीदी की बाजियाबी का मामला है। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो और जस्टिस कौसर सुल्ताना पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक इस दरख्वास्त की समाअत की। दौरान समाअत दरख्वास्त में जो तफ्तीशी अफसर हैं बाजियाबी से मुतल्लिक, उनकी जानिब से रिपोर्ट पेश की गई, ताहम अदालत ने रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। दौरान समाअत समीर अफरीदी की जो वालदा हैं, जो गुज़िश्ता 7 साल से अदालत के अंदर आ रही हैं, वो चीखो पुकार करने लगीं क्योंकि उनके बेटे को बाजियाब नहीं किया गया और रिपोर्ट के हवाले से अदालत की जानिब से भी ये कहना था कि रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है, जिस पर चीखो पुकार देखने में आई अदालत के अंदर। और इस मौका पर जो लेडी पुलिस खातून तैनात हैं कमरा अदालत के अंदर, उनकी जानिब से समीर अफरीदी की जो वालदा हैं उनको संभालने की कोशिश की गई। इस मौका पर समीर अफरीदी की जो वालदा हैं वो आहो बका करने लगी और जिसके बाद अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि लोग मायूस हो रहे हैं, यहाँ पर इंसाफ के लिए आते हैं, लेकिन पुलिस हुकाम की जो कारकर्दगी है वो इंतहाई मायूस कुन है। इसी वजह से इस तरह के हालात कमरा अदालत में देखने को मिलते हैं। अदालत ने इस सिलसिले में जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसको मुस्तरद किया। अब अदालत ने जो तहकीकाती इदारे हैं उनको ये हुक्म जारी किया है कि समीर अफरीदी की बाजियाबी के लिए अमली इकदाम किए जाएँ। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर की जानिब से जो नुमाइंदा पेश हुआ था, उनकी जानिब से कहना था कि समीर अफरीदी के खिलाफ बाकायदा मुकदमात भी दर्ज हैं। ये भी मुमकिन है कि समीर अफरीदी खुद से रूपोश हो गया हो, ताहम अदालत ने रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया और आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली है। चेयरमैन ऑल ताजरान संघ का इंपोर्टर्स की एलसीज ना खुलने पर तशवीश का इजहार। काशिफ साबरानी का कहना था कि बैंक बड़े क्लाइंट की एलसीज खोल रहा है, छोटे क्लाइंट के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। काबिश मेमन से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। काबिश, बताइएगा।
जी बिल्कुल, देखें हुकूमत एक जानिब IMF से मुआहदे के बाद सब अच्छा है का राह गलाप रही है, तो दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि IMF से एग्रीमेंट के बावजूद इंपोर्टर्स की मुश्किलात जो है वो हल नहीं हुई है, और हम ये देख रहे हैं कि पोर्ट पर से माल जो है क्लियर नहीं हो रहा है, जिसकी बुनियादी वजह है कि बैंक जो है वो LCs नहीं खोल रहा है। इस हवाले से बिज़नेस कम्युनिटी के लिए शदीद मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद के चेयरमैन काशिफ साबरानी, उनसे बात करते हैं। काशिफ भाई, ये बताइएगा, बहुत सारे बिजनेसमैन है जो ज़ाहिर है इंपोर्ट बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर होता है, LCs नहीं खुल रही, बेशुमार मसाइल हैं, क्या कहेंगे? देखें, LCs जो वो उन्होंने बिल्कुल अभी बैन कर दी हैं, LCs नहीं खुलनी है। इसकी मेन वजह जो डॉलर नहीं है, वफाकी हुकूमत वो देखना चाहिए, अनाउंस करना चाहिए खुल के। जब IMF से जब इनका मुआहदा हुआ था तो ये बात हुई थी कि ठीक है हम खोल देंगे इंपोर्ट, लेकिन इंपोर्ट अभी तक नहीं खुला, तकरीबन 4-5 महीने हो गए। इसमें देखें हमें नुकसान ये हो रहा है कि डैमेज जो हमारे ऊपर आ रहा है 20,000 से लेके तकरीबन लाखों रुपये तक, 10 लाख, 5 लाख, 8 लाख जैसा माल होता है, इस पर रोज़ाना पर डे हमें डैमेज लग रहा है, तो नुकसान हमारा हो रहा है। और ये कि देखिए इंपोर्ट भी नहीं हो रहा, माल जारी बात है, जिस रेट पर हमने बात की हुई है, जो हम रेट बढ़ाते हैं तो कस्टमर्स अलग हमसे फ़ाइट कर रहे होते हैं, तो ये बहुत शदीद नुकसान है, हुकूमत को देखना चाहिए फौरी तौर पे। अच्छा काशिफ साहब, हम ये देखते हैं एक जानिब तो LCs नहीं खुल रही, तो जो ट्रेडर्स हैं वो बैंक को भी बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं कि इस तमाम तर सूरत में जो बैंक है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है कि कुछ लोगों की LCs खोली जा रही हैं, कुछ लोगों की नहीं खोली जा रही। इस हवाले से आपके पास क्या फिगर्स हैं? नहीं, देखें बिल्कुल इस तरीके से हो रहा है, क्योंकि जो बड़े क्लाइंट्स हैं उनके लिए जो LCs खोल लें, और वो मतलब जो और जो क्लाइंट्स हैं काफ़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में, उनके साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है, तो ये भी गलत है। जैसे कि देखें कुछ डॉलर्स आते हैं तो LC खोल देते हैं, तो ये भी गलत है। देखें हुकूमत अगर अनाउंस करे, वफाकी हुकूमत, तो सारे मसले मसाइल हल हो सकते हैं। जी बिल्कुल, देखें काशिफ साबरानी हमारे साथ मौजूद थे, और ख़ास तौर पे इंपोर्ट के हवाले से जो ट्रेडर्स को मसाइल हैं, मुश्किलात है, उस हवाले से बता रहे थे, और कह रहे थे कि इस तमाम तर सूरत में जो शिपिंग कंपनीज़ हैं वो भरपूर फ़ायदा उठा रही हैं, और लाखों की तादाद में डैमेज और डिटेंशन लग रहा है, जिसकी वजह से ताजिर बरादरी को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जी को बताएं कि मुल्क की एपेक्स बॉडी ने बिजली और पेट्रोल महंगा करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। FPCCI के सदर इरफान इकबाल शेख ने कहा कि बुलंद तरीन शरह सूद के बाद बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे से इंडस्ट्री नहीं चल सकेगी। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान। माशी मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही है, और सनअतकारों ने मुतालबा किया था कि शरह सूद में कमी हो, साथ ही जो बिजली की कीमत बढ़ी है उसके कितने असरात हो रहे हैं। FPCCI के जो सदर इरफान इकबाल शेख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या देख रहे हैं, इंडस्ट्री क्या इस सूरत हाल में चल सकती है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जहाँ पे शरह सूद 22% और फिर कमर्शियल बैंक 2.5 से 3% ऊपर ले रहे हों, तो ये 24-25% में आप काम कैसे करेंगे, इंडस्ट्री कैसे लगेगी, नंबर 1। नंबर 2, इसके ऊपर एक और ज़बरदस्त काम ये कि आपकी बिजली की प्राइसेस 7.5 रुपये उन्होंने बढ़ा दी। फिर उससे ऊपर एक और बड़ी काम ये कर दी कि पेट्रोल भी उन्होंने 19 रुपये 90 पैसे बढ़ा दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है आपकी कॉस्ट ऑफ जो डूइंग बिजनेस है ना, उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। हम कैसे कम्पीट करेंगे, हम कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, जब तक इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया जाता एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती, और अगर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी तो हम इस अपना इकोनॉमिक क्राइसिस से नहीं निकल सकते। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को ठीक है, IMF की शराइत हैं, कंडीशनलिटी में आपने उनसे किया है, बट कुछ चीज़ पाकिस्तान के लिए भी सोच के रखें, और पाकिस्तानी अवाम के लिए भी, क्योंकि इसके सारी की वजह से एक महंगाई की एक लहर दौड़ गई है, और महंगाई की जो लहर है वो इतनी खौफनाक है कि मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में चीज़ें और मुश्किल हो जाएंगी उन लोगों के लिए। तो ये सारी चीज़ें, इंडस्ट्री भी आपकी नहीं लग सकेगी, और इंडस्ट्री, मेरा अपना ख्याल है कि इंडस्ट्री बंद भी हो रही है, क्लोजर भी हो रहा है, और आने वाले वक्त मुझे आगे और होता नज़र आ रहा है। और फिर दूसरी बात यह है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उस वक्त आएगी जब ये आपके इलेक्शन होंगे, जब आपके गवर्नमेंट आएगी 5 साल के लिए, कोई भी आती गवर्नमेंट 5 साल के लिए गवर्नमेंट आएगी, तो फिर एक पॉलिसीज़ में कंटिन्यूटी होगी, कंसिस्टेंसी होगी, तो चीज़ें संभल जाएंगी। बट अभी तो मुझे कुछ चीज़ जो ना आगे कुछ समझ नहीं आ रही। जी, जैसे कि आपने सुना, और यहाँ पे साफ मुतालबा किया है हुकूमत से कि शरह सूद में कमी करनी होगी, बिजली की बढ़ती हुई कीमत जो है उसको रोकना होगा, साथ ही जो महंगाई की रफ्तार है उसको कंट्रोल करना होगा, तभी इंडस्ट्री चल पाएगी, वरना सनतें मज़ीद बंद हो जाएंगी। जी, खेलों के मैदान से आपको खबर दें, मधु मोहम्मदन स्टेडियम में ऑल पाकिस्तान वेटरन्स फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए कराची कंबाइंड की तैयारी जारी है। नुमाइशी मैच में PIB वेटरन्स ने तारिक लुत्फी क्लब को शिकस्त दे दी। तफसीलात बताएंगे जावेद इकबाल। जी, मैं गुलशन इकबाल के मधु मोहम्मदन फुटबॉल ग्राउंड में मौजूद हूँ, जहाँ पर वेटरन्स का एग्जीबिशन मैच तो जारी, लेकिन ये तैयारी हो रही है कराची कंबाइंड वेटरन्स टीम की, जो जा रही है लाहौर में अपने एजाज़ का दिफा करने। हमारे साथ टीम के अहम खिलाड़ी ज़मान गनी साहब मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। ज़मान साहब, किस तरह देख रहे हैं, कितना ज़बरदस्त एक तैयारी हो रही है लाहौर के इवेंट के लिए?
माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा तैयारी चल रही है। जैसे कि हम लास्ट ईयर के माशाल्लाह से चैम्पियन भी हैं ऑल पाकिस्तान वेटरन्स कप का, और ये तीसरी दफ़ा है कि हम जा रहे हैं। एक साल जो है ना फर्स्ट ईयर हम सेमीफाइनल लूज़ कर गए थे, उसके बाद सेकंड ईयर हमने फाइनल जीता है। इस साल भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, उसकी तैयारियां सब चल रही है। कुछ प्लेयर जो है वो अपने अपने ग्राउंड्स पे जो है ना उसकी तैयारी ट्रेनिंग्स कर रही है। इंशाल्लाह हम यहाँ से 9 अगस्त या 10 अगस्त को निकलेंगे बाई ट्रेन, और उसके बाद जो है ना वो टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है 12, 13 और 14 3 दिन का टूर्नामेंट है, जिसमें 12 टीमें पूरे पाकिस्तान से वेटरन्स की जो पहले खेल चुके हैं नेशनल लेवल पे फुटबॉल, वो सारे वहाँ पे उस मेले में शामिल हो रहे हैं। और हर साल ये टूर्नामेंट में अब्बास करवाते हैं वहाँ पे। इंशाल्लाह इस मरतबा भी हम जा रहे हैं और अच्छा रिज़ल्ट लाने की कोशिश। आपकी टीम में कॉम्बिनेशन कैसा है? हाँ देखिए, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। हमारे सारे प्लेयर जो है ना अबव 14 है, 40 अबव 40 है, और 44, 43, 42 इसी एज में है सारे। खास खिलाड़ी में कौन? हमारे पास जो है ना मोहम्मद बख्श है, शहजाद जदून है, मैं ख़ुद हूँ, बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स हैं। कुछ रिटायर्ड आर्मी के भी लड़के हैं, सारे डिपार्टमेंट नेशनल लेवल के ही लड़के हैं जो पहले अपने टाइम में बहुत ही अच्छा। कितना मुश्किल होगा अपने टारगेट को डिफेंड करना उसको? लेट्स सी, देखें कि क्या है। पिछले साल तो हम तैयारी करके गए थे और सब टीमों ने हमें देखा भी था हमारी टीम को, तो लाजमी बात है कि उसी के हिसाब से वो टीमें भी तैयारी करके आएंगे। उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। जब स्टार्ट होगा तो फिर पता चलेगा किसने ज़्यादा तैयारी की है। ज़मान साहब, सुना आपने कि ज़मान साहब बताया था कि लाहौर के ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट के लिए वेटरन्स मुकाबले के लिए तैयारी भरपूर अंदाज में जारी है। अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं ये, और इनकी कोशिश होगी कि अपने एजाज़ का दिफा करें लाहौर में, और कराची वेटरन्स जो टीम जा रही है वो अच्छा खेल के वापस लौटे। जी, सदर टाउन में डायरेक्टर टैक्सेस और ट्रेड लाइसेंस के खिलाफ पीपल्स लेबर यूनियन का एहतजाज जारी है। सदर टाउन के मरकजी दफ्तर में मौजूद मुख्तलिफ महकमों में काम बंद हो गया है। तफसीलात जानेंगे जुनेद जावेद से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर टाउन में, जहाँ पर पीपल्स लेबर यूनियन की जानिब से जो है एहतजाज किया जा रहा है। सदर टाउन के तमाम दफातर इस वक्त बंद कर दिए गए हैं, ताहम ट्रेड लाइसेंस के इंस्पेक्टर्स और लोकल टैक्सेस के जो इंस्पेक्टर्स हैं वो इस वक्त अपने अपने डायरेक्टर्स के ख़िलाफ़ जो है यहाँ पर एहतजाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका मुतालबा है कि जिस तरीके से इनसे ज़्यादती की जा रही है, अपने घरों के काम करवाए जा रहे हैं और उसके बाद उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है डायरेक्टर्स की जानिब से, तो उनको जो है वो रोका जाए। और ना सिर्फ ये मामला हैं, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिसके ऊपर यहाँ के जो सदर टाउन है इसके आला हुक्काम को वो मुख्तलिफ औकात में जो है वो आगाह करते रहे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मीर अकरम बलोच, जो कि पीपल्स यूनियन के जो है वो सदर हैं। अकरम साहब, ये बताइएगा क्या मसले मसाइल हैं, क्यों आपके डायरेक्टर्स नहीं सुन रहे, घरों के काम भी करवा रहे हैं, पैसे वगैरह भी मांगते हैं? जी बिल्कुल, ये हमारी इतलात हैं, हमें मिली है हमारे एम्प्लॉइज़ की जानिब से कि डायरेक्टर और दीगर जी यहाँ पे डायरेक्टर्स हैं, जिस तरह लैंड है और हमारा टैक्सेस है, यहाँ पर जो है ना ज़ाती घरों के हवाले से शिकायतें आ रही कि हमारे ज़ाती काम करो। तो भाई हम रिकवरी कर रहे हैं डीएमसी साउथ के लिए, ठीक है ना, हम डीएमसी साउथ की रिकवरी करेंगे या आप लोग के घरों की रिकवरी करेंगे। हम तो यही कहते हैं कि भाई अपना किबला दुरुस्त करें, ठीक है, और ये जो बिगाड़ पैदा हो रहा है ये बिगाड़ पैदा ना हो। हमने एमसी साहब से हम राब्ते में हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग एहतजाज ना करें, ठीक है। बहुत दूसरी जगहों से भी हमें मुज़ाकरात के लिए कहा जा रहा है, तो हमने कहा हम एहतजाज तो करेंगे, ठीक है। ये एहतजाज इसलिए है कि ये बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं साउथ में, बहुत तरह की बेज़ाब्तियाँ हो रही है, हर तरह की हो रही हैं। ना हमें प्रमोशन दिया जा रहा है, हमें मेडिकल दिया जा रहा है तो हमारे पैसे कटे जा रहे हैं। हमने कहा था हमें मेडिकल दो, हमें 200 से 300 रुपये कटेंगे, ठीक है। और दीगर ये जो जाली बिल्स वगैरह कर रहे हैं, काम हो रहा है, और बहुत सारी दीगर। जाली बिल्स कौन कर रहा है? ट्रेड लाइसेंस के डायरेक्टर करेगा? ये तमाम डिपार्ट्स में हो रहा है, ये जो जाली काम हो रहा है। हम कह रहे हैं हमारे जो लोग काम करते हैं लैंड में, दीगर इदारों, सबूत वगैरह है इस बात का? जी बिल्कुल, सबूत भी हम देंगे, ऐसी बात नहीं है, हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं। हमारे लोग मेहनत करते हैं, उनको एजाजिया नहीं दिया जाता है, उनको ओवर टाइम नहीं दिया जाता। हमारे लोग रिटायर होते हैं, उनको जो है ना बकायजात के लिए इनके लिए पैसे नहीं होते। तो भाई इतने सारे पैसे, पूरे पाकिस्तान का नंबर 1 ये डीएमसी है साउथ, तो ये सबसे बड़ा है और रिकवरी भी इसकी सबसे बड़ी है। तो इसके बावजूद जी बिल्कुल, यहाँ पर इलियास जदून जो कि ताज़े रहनुमा मौजूद हैं, हम इनसे ही बात करते हैं। यहाँ पर जो लेबर की यूनियन है इसके ये रहनुमा हैं। इलियास साहब, बड़े मामलात हुए, पहले भी आपने एहतजाज किए, तो क्या वजह आप लोग की नहीं सुनी जाती है? अब डायरेक्टर्स की जो है वो बेज़ाब्तियाँ भी सामने आ रही हैं। सुनी जाने का मसला ये है कि 2-3 महीनों में कितने डायरेक्टर तब्दील हो गए।
अब सिंध गवर्नमेंट 8-10 दिन 5 दिन बाद एक डायरेक्टर आ रहा है, एक को समझा लेते, सुन लेता तो वो अगले दिन चला जाता है, फिर दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है। अब वो डायरेक्टर कहते हैं कि भाई हम वहाँ पैसे दे के आए तो यहाँ अपने रिकवर करेंगे। तो हम सिंध गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि खुदा के वास्ते ओरिजिनल बंदों को भेजो, सही बंदों को भेजो, इस सिस्टम को ठीक कर लो, ख़जाने में पैसे जाए और काम ठीक तरीके से हो। तो मसला ये है कि हर एक डायरेक्टर रोज़ाना डायरेक्टरों की लेन लगी हुई है। अच्छा बाबा, आपको भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है इकबाल मोहम्मद समू। मुझे तकरीबन 29 साल हो गए हैं। मैं सिंधी हूँ। क्या मेरा जुर्म ये है? मुझे तो बताओ ना। ओ जरदारी तू बता दे यार, बिलावल तू बता दे, मेरा जुर्म क्या है? मेरे बच्चों का जुर्म क्या है? मेरे बच्चे, मेरे भाई के, बहन के बच्चों को कभी जॉब नहीं मिली। वो दर दर की ठोकरें अपने ही सिंध के अंदर, अरे अपने ही सिंध के अंदर। जी बिल्कुल, इनके प्रमोशन के भी बड़े मामलात हैं। आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ साहब, अफसरान गालियां भी देते हैं? गालियां भी दे रहे हैं। अगर खाना ही नहीं लाके दो तो खाने वो अपना गालियां गुलोज कर रहे हैं। हमने सलाम दुआ करी, उसके बावजूद उन्होंने गाली बक दी, छूट गई। किसने गाली? मदर शेख ने, मदर खलीक ने, एडी हैं हमारे क्लिफ्टन के। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो मुलाजमीन है इनके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। कोई अफसर जो है वो मुलाजमीन को गालियाँ दे रहा है, घर के काम करवा रहा है, करप्शन कर रहा है। यहाँ के जो यूनियन के रहनुमा हैं, तकरीबन 4 यूनियंस जो है वो आज इकट्ठी यहाँ पर एहतजाज करते हुए दिखाई दे रही है। ताहम उनके यही मुतालबात हैं कि उनसे जो है वो मुलाजिम समझ कर जो है वो काम किया जाए, ना कि उनको जो है वो सरकारी मुलाजिम के बजाय उनका अपना घर का ज़ाती मुलाजिम जो है वो बनाकर उनसे काम लिए जाए। इस मामले के ऊपर म्यूनसिपल कमिश्नर जो है यहाँ के सदर टाउन के, इनसे भी जो है वो शिकायतें की जा चुकी हैं। ताहम अभी तक जो है इस मामले पर कोई भी पेशरफ्त सामने नहीं हुई है। जी, एवीसीसी पुलिस का बड़ा कारनामा। मुबैना तौर पर पैसे लेकर 7 एटीए के नामजद मुल्जिमान को छोड़ने लगी मलिर सिटी पुलिस के पकड़े हुए एक वाह बराए तावान के मुल्जिमान को एवीसीसी पुलिस ने छोड़ दिया। तफसीलात जानेंगे, शाहरुख शाह हमारे साथ मौजूद हैं। शाहरुख, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए ये एवीसीसी पुलिस का एक बड़ा कारनामा जो है वो एक अनोखा कारनामा सामने आया है। 7 एटीए का जो मुल्जिमान थे उसको जो है वो छोड़ दिया गया। मलिर सिटी पुलिस की जानिब से अगवा बराए तावान के केस में एवीसीसी पुलिस को जो है वो ये हैंडओवर किए गए थे, जिसपे एवीसीसी की जानिब से भारी रकम के एवज जो है वो इन मुल्जिमान को जो है छोड़ा गया है। जराये के मुताबिक ये भी पता चला है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है निसार, उन्होंने एसएसपी एवीसीसी जो जिशान शफीक हैं उनके कहने पे जो है वो इन मुल्जिमान को जो है वो रिहाई का परवाना दिया है, जिसमें 7 एटीए के नामजद मुल्जिम जो है वो इसमें एफआईआर पे दर्ज है, जिसकी एफआईआर की कॉपी भी जो है वो हमें मौसूल हुई है, जिसमें देखा जा सकता है कि मलिर सिटी ने इन मुल्जिमान को जो है वो रंगे हाथों अगवा करते हुए, मुद्दई को अगवा करते हुए जो है वो रंगे हाथों जो है वो पकड़ा है। जबकि मलिर सिटी पुलिस ने एवीसीसी पुलिस को जो है वो ये मुल्जिमान को हैंडओवर किया था, जिसके बाद इन मुल्जिमान को जो है वो रिलीज कर दिया गया। जब हमने एसएसपी एवीसीसी जिशान शफीक से मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो उनकी जानिब से मुतादिद बार कॉल की गई, जबकि उनकी जानिब से कोई भी जो है वो मौक़िफ़ सामने जो है वो नहीं आया। इस वक्त जो है वो ये एफआईआर और वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं कि उन मुल्जिमान को मलिर सिटी पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार भी किया था, मगर एवीसीसी ने उनको गार्डन हेडक्वार्टर जहां पे उनका दफ्तर है वहां से जो है वो रिलीज कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहरुख शाह आपका।